नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज़ नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत के मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तरफ से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी भारत की तरफ से रशिया के S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को एक्वायर करने का प्लान किया जा रहा है। अभी तक भारत की तरफ से 5 S-400 रेजिमेंट को ऑर्डर किया गया था, जिनका इंडक्शन 2021 से स्टार्ट हो चुका है और अभी हमारे पास 3 S-400 रेजिमेंट फुली ऑपरेशनल कंडीशन में मौजूद और बाकी रेजिमेंट अगले साल तक भारत को डिलीवर होने वाले हैं। अभी हाल ही में ही भारत की तरफ से S-400 सिस्टम के एडिशनल यूनिट को भी एक्वायर करने का प्लान किया गया था और ऑपरेशन सिंदूर में इन एयर डिफेंस सिस्टम की परफॉर्मेंस को देखने के बाद एडिशनल S-400 यूनिट्स को इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ऑर्डर करने का फैसला किया गया था। लेकिन सोर्सेज के मुताबिक अभी रशिया की तरफ से भारत को एक और हाई एंड एयर डिफेंस सिस्टम का ऑफर दिया जा रहा है, जिसका नाम S-500 है और इसको दुनिया का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम कहा जाता है, जो कि S-400 सिस्टम का सक्सेसर है। और ये सिस्टम S-400 सिस्टम के साथ भी इंटीग्रेट करके लेयर्ड एयर डिफेंस कवरेज को प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस बार खास बात यह कि रशिया की तरफ से इस डील को एक G2G डील यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तौर पर ऑफर किया जा रहा है, जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ भारत में इन सिस्टम का को प्रोडक्शन का ऑप्शन भी रखा जा रहा है। इसका मेन कारण अभी वेस्टर्न सैंक्शंस बताए जा रहे हैं, जिससे अभी बचने के लिए रशिया की तरफ से भारत के साथ मिलकर S-400 सिस्टम का एक्सपोर्ट मॉडल को डेवलप करने का प्लान किया जा रहा है, जिससे भारत के अलावा आगे चल के बाकी देशों को आसानी से एक्सपोर्ट किया जा सकता है, जिस तरीके से अभी ब्रह्मोस को एक्सपोर्ट किया जा सकता है। क्योंकि अगर ये डायरेक्टली रशियन प्रोडक्ट होगा तो इस पर वेस्टर्न सैंक्शन लागू किए जाएंगे, लेकिन अगर ये भारत में बनाया जाने लगेगा या इंडियन प्रोडक्ट हो जाएगा तो इस पर सैंक्शन लागू नहीं होने वाले हैं। और एक मेन कारण है जिस वजह से रशिया की तरफ से अभी अपनी हाई एंड सिस्टम्स को भारत के साथ मिलकर को डेवलप करने का प्रपोजल दिया जा रहा है। अब S-500 सिस्टम की खास बात यह है कि एयरक्राफ्ट के अलावा हाइपरसोनिक टारगेट को भी इंटरसेप्ट कर सकता है, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल से लेके क्रूज मिसाइल तक हो सकते हैं। एयरक्राफ्ट के लिए इसका रेंज अप्रोक्सीमेटली 600 किलोमीटर के आसपास है, जो कि S-400 सिस्टम से 200 किलोमीटर ज्यादा होने वाला है और मिसाइल्स के लिए इसका इंटरसेप्शन रेंज 500 किलोमीटर तक होने वाला है। इसमें एक नई बैटलफील्ड मैनेजमेंट सिस्टम रडार और 77 T6 इंटरसेप्टर मिसाइल का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि 200 किलोमीटर तक की अल्टीट्यूड से भी टारगेट को हिट कर सकते हैं, यानी कि नियर स्पेस टारगेट को भी हिट कर सकता है। रशिया के करंट प्रपोजल के मुताबिक भारत में अभी S-500 सिस्टम के रडार्स, इंटरसेप्टर मिसाइल और कमांड सिस्टम को लोकली मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। साथ ही रशिया की तरफ से भी भारत को एक एक्सपोर्ट हब के रूप में भी देखा जा रहा है, जो कि साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट कंट्रीज और अफ्रीका जैसे रीजन में रशियन सिस्टम को पुश करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला है, जिससे रशिया से डायरेक्टली एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता है। और ये प्रपोजल रशिया और भारत दोनों के लिए फायदेमंद होने वाला है, जहां पर रशिया को फाइनेंशियल एस्पेक्ट में मदद मिलने वाली है तो भारत को हाई एंड टेक्नोलॉजी मिलने वाली है। अगला अपडेट अर्मेनिया और भारत की तरफ से है। रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक एक हाई लेवल अर्मेनियन डिफेंस डेलीगेशन टीम रिसेंटली भारत के गश्त पर आए हुए थे, जहां पर उन्होंने इंडियन ओरिजिन वेपन सिस्टम के परफॉर्मेंस को लेकर काफी स्ट्रॉन्ग अप्रिशिएशन एक्सप्रेस किया था। ये अप्रिशिएशन किसी सेमिनार या पीस टाइम डिस्प्ले का रिजल्ट नहीं था, बल्कि एक्चुअल बैटलफील्ड एक्सपीरियंस के बेसिस पर दिया गया था। अभी जो अपडेट सामने आ रही है उसके हिसाब से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो पाकिस्तानी बैक्ड प्रॉक्सीज के खिलाफ एक मिलिट्री रिस्पॉन्स था, इसमें इंडियन लॉटरिंग मुनिशन, प्रिसिजन गाइडेड आर्टिलरी सिस्टम और पिनाका जैसे मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर का एक्टिवली इस्तेमाल किया गया था और इन सभी का परफॉर्मेंस बैटलफील्ड में बहुत रिलायबल, एक्यूरेट और ड्यूरेबल साबित हुआ था। अब इसमें कुछ सिस्टम पहले से अर्मेनिया की तरफ से एक्वायर किया जा चुका है और कुछ सिस्टम को भी अर्मेनिया की तरफ से एक्वायर करने की प्लानिंग किया जा रहा है। अर्मेनियन डेलीगेशन टीम की तरफ से भी कहा गया था कि सिर्फ वेपन सिस्टम ही नहीं, बल्कि इंडियन कंपनीज का ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक और आफ्टर सेल सपोर्ट भी टॉप क्लास रहा है और ये सारे फैक्टर मिलाकर अर्मेनियन आर्मी के बैटलफील्ड परफॉर्मेंस को भी काफी नोटिसेबली इंप्रूव कर रहे हैं। वहीं अगर अजरबैजान के डिफेंस एनालिस्ट की बात करें तो पहले वो इंडियन प्लेटफॉर्म को सिंबॉलिक या लो टियर मान रहे थे, लेकिन अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडियन वेपन्स के प्रैक्टिकल इंपैक्ट को देखते हुए वो लोग इसको दोबारा इवेल्युएट करने की कोशिश कर रहे हैं और इसको अभी थ्रेट लेवल के तौर पर
देखने लगे हैं। इसका मतलब है कि भारत का डिफेंस क्रेडिबिलिटी अब ग्राउंड रियलिटी में एस्टेब्लिश होने लगा है। अगर कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बात करें तो आर्मेनिया की तरफ से पिछले कुछ सालों में भारत से मल्टीपल की सिस्टम का एक्वायर किए गए थे, जिसमें पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम, स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार, ATG स्टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम और 155 mm स्टैंडर्ड की माउंटेड गन सिस्टम भी शामिल था। और इसके अलावा भी लॉटरिंग मनीषा और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को भी आर्मेनिया की तरफ से भारत से एक्वायर किया जा रहा है। और आगे चल के आकाश और ब्रह्मोस जैसे सिस्टम को भी आर्मेनिया की तरफ से एक्वायर करने का प्लान किया जा रहा है। और अभी जो डेलीगेशन टीम आई थी उनके रिस्पॉन्स से लगता है कि आगे चल के भारत और आर्मेनिया के डिफेंस रिलेशन और भी मजबूत बनने वाले हैं। अगला अपडेट पाकिस्तानी एयरफोर्स के नए स्टेल्थ फाइटर जेट FC-31 या J-35 ग्रे फाल्कन को लेकर है। रिसेंटली सोशल मीडिया में J-35 की स्पेसिफिकेशन के बारे में कुछ डिटेल सामने आए थे, जो कि किसी सेमिनार से लीक होने की उम्मीद किया जा रहा है। और उस सेमिनार में ऐसा लगा था किसी को J-35 की कैपेबिलिटीज के बारे में डिटेल डेमो दिखाया जा रहा है। वैसे पाकिस्तान को इन जेट को बहुत ही जल्दी चाइना की तरफ से डिलीवर किया जा सकता है, लेकिन रिसेंट सोशल मीडिया में वायरल हुए कुछ इमेजेस से J-35 की वेपन लोड आउट और फायर पावर को लेकर कुछ सीरियस अपडेट सामने आए हैं। J-35 की बात करें तो एक ट्विन इंजन सिंगल सीट स्टेल्थ फाइटर जेट है, जिसमें लो ऑब्जर्वेबल डिजाइन, DSI इनलेट्स, कंपोजिट मेटल और एडवांस AESA रडार मौजूद होने वाला है। इसका कॉम्बैट रेडियस अप्रोक्सीमेटली 1200 किलोमीटर तक होने वाला है और इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 28,000 kg के आसपास होने वाला है। और इसका इंटरनल और एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट मिलाकर इसमें 8,000 kg तक की पेलोड को कैरी किया जा सकता है। अब J-35 की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये अपने इंटरनल वेपन स्टेशन में 6 VVR मिसाइल को कैरी कर सकता है, जो कि PL-16 या PL-15 जैसे मिसाइल हो सकते हैं। अब PL-16 मिसाइल रिपोर्टेडली PL-15 मिसाइल से भी ज़्यादा एडवांस होने वाला है, जो कि 260 किलोमीटर या फिर उससे ज़्यादा डिस्टेंस तक हिट कर सकता है। इसमें डुअल पल्स रॉकेट मोटर, AESA सीकर और 2-वे डाटा लिंक सिस्टम मौजूद होने वाला है। और ये कैपेबिलिटी स्टेल्थ के साथ कंबाइन होकर इस एयरक्राफ्ट को एरियल वॉरफेयर में काफ़ी खतरनाक बनाने वाले हैं। इसको अगर चाइना की J-20 के साथ कंपेयर किया जाए तो J-20 अपनी इंटरनल वेपन स्टेशन में सिर्फ 4 ही PL-15 मिसाइल को कैरी कर सकता है और यूनाइटेड स्टेट की F-35 भी सेम नंबर में यानी कि 4 M130 मिसाइल को कैरी कर सकता है, यानी कि VVR मिसाइल को कैरी कर सकता है। लेकिन J-35 वहीं पर 6 VVR मिसाइल को कैरी करने वाला, जो कि VVR फाइट में इसे एक बड़ा एडवांटेजेस देने वाला है। ये एयरक्राफ्ट सिर्फ एयर टू एयर रोल में नहीं बल्कि एयर टू सरफेस रोल के लिए भी काफ़ी खतरनाक होने वाला है, क्योंकि ये अपने इंटरनल वेपन स्टेशन में 500 kg क्लास की डीप पेनिट्रेशन बॉम्ब्स, एंटी-शिप मिसाइल्स और अप टू 12 स्मॉल डायमीटर बॉम्ब्स को इंटरनली कैरी कर सकता है, जो कि स्टेल्थी स्ट्राइक मिशन के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। और अगर ये सिस्टम अभी पाकिस्तान के पास आ जाता है, जो कि इसी साल अगस्त के महीने में पाकिस्तान को डिलीवर होने का उम्मीद किया जा रहा है, तो ये इंडियन एयरफोर्स के लिए एक सीरियस थ्रेट को क्रिएट करने वाला है। अगला अपडेट एक नई VVR मिसाइल की तरफ से, जिसको रिसेंटली रशियन Su-35 फाइटर जेट के साथ देखा गया था। रशिया के Su-35S फाइटर जेट्स पर अभी ऑफिशियली K-77M या R-77M मिसाइल का डिप्लॉयमेंट शुरू किया जा चुका है। ये मिसाइल ओपन सोर्स इमेजरी में स्पॉट किया गया था और एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये R-77 मिसाइल का वही एडवांस वेरिएंट है जो इसदिली 180 या R-77M के नाम से जाना जाता है। ये R-77M दरअसल R-77-1 का एक फुल स्केल अपग्रेडेड वेरिएंट है, जिसमें अब लैटिस फिन की जगह पर कन्वेंशनल कंट्रोल सरफेस का इस्तेमाल किया जा रहा है। और ऐसा इस वजह से किया जा रहा है क्योंकि ऐसा करने के बाद अब इसको Su-57 जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट की जेट में इंटरनल वेपन स्टेशन में इंटीग्रेट किया जा सकता है, क्योंकि नॉर्मली R-77 को हम Su-57 की इंटरनल वेपन में फिट नहीं कर सकते। इसमें एक डुअल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इसे 190 किलोमीटर तक की स्ट्राइक रेंज को प्रोवाइड करने वाला है। और इसमें एक एक्टिव फेज्ड एरे सीकर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि R-77 की प्रीवियस वेरिएंट के मुकाबले कई गुना बेहतर ट्रैकिंग और ECM रेजिस्टेंस को डिलीवर कर सकता है। भारत की पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो इसको लेके कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स की तरफ से और खास करके रशिया की तरफ से अभी Su-30 MKI फाइटर जेट के लिए इस मिसाइल को ऑफर करने का सजेशन दिया जा रहा है, जो कि चाइना की PL-15 और पाकिस्तान की PL-15E के मुकाबले भारत को VVR को प्रोवाइड कर सकता है। क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि भारत की मेन एयर सुपीरियरिटी एयरक्राफ्ट Su-30 MKI के पास अभी जो स्टैंडर्ड VVR मिसाइल्स मौजूद हैं, चाहे वो R-77 हो जाए या अस्त्र मार्क 1 मिसाइल हो जाए, तो इनका रेंज 80 से लेकर 110 किलोमीटर के आसपास ही सीमित होता है। जबकि पाकिस्तान के पास अभी जो PL-15E मिसाइल मौजूद है, इनका अप्रोक्सीमेट रेंज 145 किलोमीटर तक होने वाला है, जो कि पाकिस्तान को भारत के खिलाफ VVR को प्रोवाइड कर रहे हैं।
तो R77M को अगर SU-30 में इंटीग्रेट किया जाता है तो हम अच्छे मार्जिन के साथ पाकिस्तान की PL-15 को पीछे छोड़ सकते हैं। लेकिन सब कुछ यहाँ पर इतना आसान नहीं होने वाला है। पहला प्रॉब्लम ये कि K77M या R77M अभी ईयरली प्रोडक्शन स्टेज में मौजूद है और रशिया और यूक्रेन वॉर की वजह से एक्सपोर्ट कमिटमेंट को फुलफिल करने में डिले हो सकता है। दूसरा प्रॉब्लम ये कि भारत के पास अभी सेम रेंज को हासिल करने के लिए अस्त्र मार्क 2 जैसे मिसाइल मौजूद होने वाले हैं, जिनका डेवलपमेंटल ट्रायल इसी साल के अंदर ही स्टार्ट होने वाला है। तो इस वजह से इंपोर्टेड सिस्टम को एक्वायर करना शायद ही इंडियन एयरफोर्स यहाँ पे प्रेफर करने वाली है। लेकिन अगर इस मिसाइल को रशिया TOD के साथ भारत में बनाने के ऑप्शन देता है और तुरंत ही इसका प्रोडक्शन भारत में स्टार्ट किया जा सकता है, तब ये भारत के लिए पॉसिबल हो सकता है। और जब तक अस्त्र मार्क 2 या अस्त्र मार्क 3 प्रोडक्शन में एंटर नहीं करते हैं, तब तक SU-30M क्या कि BVR एडवांटेजेस को मेंटेन करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। और आगे चल के मिसाइल भारत के पास आने की काफी संभावना होने वाली है, क्योंकि अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से लिमिटेड नंबर में 5th जनरेशन फाइटर को खरीदने के बारे में सोचा जा रहा है। और अगर उसमें SU-57E को सिलेक्ट किया जाता है तो ये मिसाइल SU-57E की प्राइमरी BVR मिसाइल की पैकेज में इंक्लूड होने वाला है। तो ऑब्वियसली इसको भारत को ऑफर किया जाने वाला है। अगला अपडेट DRDO के LRD लैब की तरफ से, जहां एक नई लॉन्ग रेंज रडार सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए टेंडर को जारी किया गया। यह रडार सिस्टम स्पेशली शिप बेस्ड प्लेटफॉर्म के लिए डिजाइन किया जा रहा है। इसके कोर के अंदर 2 एक्टिव एरे एंटीना यूनिट्स मौजूद होने वाला है, जिनका साइज 6 मीटर बाय 6 मीटर होने वाला है और हर एक यूनिट का वेट अप्रोक्सीमेटली 25 टन के आसपास होने वाला है। और ऐसे हैवी और लार्ज के लिए ऐसा मॉड्यूल पहली बार इंडियन नेवी के किसी वॉरशिप में रडार के तौर पर इंटीग्रेट करने का प्रपोजल दिया जा रहा है। इस रडार की प्राइमरी रोल के बारे में बात करें तो ये मेनली लॉन्ग रेंज एयर और मिसाइल ट्रैकिंग के लिए होने वाला है, जो कि इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे आगे चल के हमारे फ्यूचर वॉरशिप्स में इंटीग्रेट किया जाने वाला है, जो कि हमारी इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस और नेवल कमांड के साथ भी परफेक्टली अलाइन करने वाला है। लेकिन इतने मैसिव रडार सिस्टम को या पैनल्स को इंटीग्रेट करने से पहले इनका सेफ ट्रांसपोर्टेशन भी एक बड़ी चैलेंज बन सकता है। और इतने हैवी रडार्स को हमारे वॉरशिप में इंटीग्रेट करने के लिए इनको जिन प्लेटफॉर्म पे माउंट किया जाने वाला है उनका भी मजबूत होना काफी जरूरी होने वाला है। खास बात यह कि ये प्रोजेक्ट भारत की इंडिजिनस AESA रडार इकोसिस्टम को एक और बूस्ट देने वाला है, क्योंकि अभी तक हमारे वॉरशिप में जो रडार्स को इंटीग्रेट किया जाता था वो सभी इंपोर्टेड सिस्टम हुआ करते थे, लेकिन अभी फ्यूचर वॉरशिप में इंडिजिनस सिस्टम का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।